ये फील्ड ग्रोइंग फील्ड नहीं, क्योंकि पुराने जो सिविल इंजीनियर्स है वो आज भी अवेलेबल है। इस वजह से लोग इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं और मेरे को इसकी वैल्यू पता है, मैंने पूरा करिकुलम पढ़ा है, मतलब बहुत ही रेलेवेंट ब्रांच होती है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शंस आफ्टर चूजिंग जेई ब्रांचेस। तो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि सर कौन सी ब्रांच है जिसमें बहुत अच्छा पैकेज लगता है, हाईएस्ट पैकेज कहाँ पे जाता है, कौन सी ऐसी ब्रांचेस है सर, वो बता दो आप फटाफट से। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी प्रोफाइल्स और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ये एक कन्वेंशनल ब्रांच है दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, थर्मोडायनेमिक्स, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ों का ये कोर एरियाज़ होते हैं इसके। करियर ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियर है ना, ऐसा नहीं कि आप मैकेनिक बन जाओगे यार भाई, किसी ऑटोमोबाइल जैसे टाटा मोटर्स हो गई, ये सब हायरिंग करते हैं इसके अंदर। डिज़ाइन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। क्वालिटी कंट्रोल आप लोगों को कहाँ मिलेगा? जैसे मेरा दोस्त है मैकेनिकल इंजीनियर, वो नेस्ले के अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये एक अच्छी चीज़ होती है दोस्तों। प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा सा मैनेजरियल रोल होता है, ये जनरली कोई भी बन सकता है, कंप्यूटर साइंस वाला भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल भी बन सकता है। इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज केवल मैकेनिकल से हायरिंग करती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एनर्जी। एनर्जी के अंदर अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो PSUs होती है ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है। PSUs कौन सी हो गई? ONGC हो गई, सेल हो गई, भेल हो गई। ठीक है, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ठीक है, ये थोड़ी सी नई ब्रांच है। रोबोटिक्स के अंदर भी कोई थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क होता है, तो उसके अंदर जैसे रोबोट के अंदर जो कोर प्रोसेसिंग होती है वो AI रिलेटेड है ना, तो वो चीज़ एक अलग है, मगर उसका जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल का एस्पेक्ट होता है, कुछ मैकेनिकल का एस्पेक्ट होता है। तो मैकेनिकल के अंदर दोस्तों ये चीज़ है। ऑल्दो मैकेनिकल अभी आज के समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच नहीं है, बट अगर आपको कोई अच्छी IIT के अंदर या NIT के अंदर मैकेनिकल मिलती है तो यू कैन प्रेफर दैट। ठीक है, अब सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों आप लोगों को पता ही है, सिविल इंजीनियरिंग भी कोर ब्रांच है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये सब मिलता है। इंडस्ट्रीज इसमें देखिए, रियल एस्टेट कंपनीज दोस्तों जो आती हैं इसके अंदर, मगर इसके अंदर जो पे आउट है वो ड्रास्टिकली कम होता है दोस्तों, है ना। इसके अंदर पे आउट जो है ना वो बहुत कम होता है, क्योंकि एक और ब्रांच है जो आप लोगों से डायरेक्टली कॉम्पीट करती है, वो है आर्किटेक्चर। और BArch अलग से कुछ चीज़ होती है, तो बहुत बार क्या होता है आर्किटेक्ट्स को ही हायर करते हैं। ऑल्दो ये बहुत डिफरेंट वर्क है, सिविल इंजीनियरिंग इज इंटायरली डिफरेंट, आर्किटेक्चर इज इंटायरली डिफरेंट, बट लोगों ने ये दोनों स्किल्स एक साथ अक्वायर करना आजकल चालू कर दिया है। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी। एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि अगर आप इस तरह से बिल्डिंग बनाओगे तो कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, इस तरीके से बिल्डिंग बनाओगे तो ये इको फ्रेंडली होगी, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से रोड जाना चाहिए, यहाँ से रोड नहीं जाना चाहिए, ये सब अर्बन प्लानिंग के अंदर आता है, ये सब सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं। ऑल्दो दोस्तों क्योंकि स्पेस कांस्टेंट है ना, इसका स्कोप बहुत लिमिट होता जा रहा है, राइट, क्योंकि पुराने जो सिविल इंजीनियर्स है वो आज भी अवेलेबल है। ये फील्ड ग्रोइंग फील्ड नहीं है, इस वजह से लोग इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बेसिकली यही 3 कोर ब्रांचेस होती थी पहले, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के अंदर सर्किट डिजाइन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनकी हायरार्की मैं बताता हूं दोस्तों। पहले इलेक्ट्रिकल आती है, फिर मैकेनिकल आती है, फिर सिविल आती है। ठीक है, अब देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे सैमसंग, सोनी जापान, ये सब हायर करते हैं, बहुत अच्छे पैकेज पे हायर करते हैं। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है, अभी इनवीडिया जो एप्पल को जिसने पीछे कर दिया टोटल मार्केट वैल्यूएशन में, वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को हायर करती है। एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, ये सब चीज़ों में काम आता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ब्रांच होती है। सो अभी जो ब्रांचेस चल रही है, कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब। मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, ये दूसरे नंबर पे आती है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल आती है। तो ये दोस्तों एक हायरार्की है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करना चाहते हैं, जो कि एक ग्रेड A एंड ग्रेड 2 जॉब होती है, उसके इंटाइटलमेंट्स दोस्तों एक IAS ऑफिसर टाइप ही होते हैं। तो ये चीज़ आप केवल 3 ब्रांचेस में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल।
अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आप IES के लिए इनएलिजिबल हो, आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे IES देने के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑल्दो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर आप कोई से भी इंजीनियर हो सकते हो, IAS IPS के लिए आप कोई से भी हो सकते हो। बट अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब आपके अंदर है कि सर मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, चाहे मैं टेक्निकल फील्ड में बनूं, तो भाई साहब इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल ही लेना, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस देखो नीड ले, मतलब मैं इसको समझाना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझता, सब जानते हैं कंप्यूटर साइंस इज द मोस्ट स्टील ब्रांच, सब यही लेना चाहते हैं। सर कोई से भी कॉलेज में आप तो कंप्यूटर साइंस दिलवा दो। मैं खुद दोस्तों कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ IIT बॉम्बे से, और मेरे को इसकी वैल्यू पता है, मैंने पूरा करिकुलम पढ़ा है। मतलब बहुत ही रेलेवेंट ब्रांच होती है और सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है जो जिससे दुनिया देश आगे जा रहा है, ठीक है। आप देखिए AI ML इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस दोस्तों एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा, डेटा क्रंचिंग कितनी अच्छी होती है। ऑल्दो ये दोस्तों इंडिपेंडेंटली भी सीखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सब लोग करते हैं आजकल, दूसरी ब्रांचेस के बच्चे भी करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो आप सीख रहे हो दूसरे लोग नहीं सीख सकते, मगर क्या है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो केवल इन्हीं के लिए खुलती है। जैसे गूगल आएगी ना IIT बॉम्बे में, तो वो बोल देगी भाई मेरे को तो कंप्यूटर साइंस के लोग ही चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रिकल के लोग ही चाहिए, मेरे को बाकी लोग चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो केवल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए खुलती हैं, और ये इस वजह से नहीं है दोस्तों, वैसे मैं बता दूं, ये इस वजह से नहीं है कि कंप्यूटर साइंस इतनी गजब ब्रांच है, यही इस वजह से है क्योंकि जिस कॉलेज में फर्स्ट रैंकर कंप्यूटर साइंस ले रहा है, जिस कॉलेज में सेकंड रैंकर कॉलेज वो ले रहा है, तो वहाँ पे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं ना, तो इसलिए उनको ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग नेक्स्ट होती है, प्रोसेस इंजीनियरिंग केमिकल रिएक्शन, प्रोसेस इंजीनियर केमिकल रिएक्शन। अब इस पे देखो दोस्तों, यहाँ पे है ना, ये वाली जो चीज़ है ये तो मैकेनिक इसकी लिखी हुई, बट केमिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स हो गया, और जैसे बायर वगैरह होते हैं ना, बायर एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाती है, वीडीसाइड पेस्टिसाइड बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज स्टिल वेरी बिग। तो केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं ना, अलग अलग केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, पिगमेंट्स की जो फैक्ट्रीज़ होती है, तो आप बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में जाके कुछ फैक्ट्री, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये हो गया एरोस्पेस। एरोस्पेस का देखिए, एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। ये तो दोस्तों बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो अगर आपको है कि यार मुझे तो स्पेस में कुछ करना है, स्पेस साइंस में कुछ करना है, इसरो वगैरह में कुछ करना है, तो फिर ये है देखो, एविएशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो कोर कंपनीज हैं बहुत कम है, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पे शायद एयरबस हायर करती थी, या फिर मतलब एक दो ही कंपनी है जो एरोस्पेस के लिए पर्टिकुलरली हायर करती है, इसकी जॉब प्रोफाइल्स बहुत कम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बायोटेक दोस्तों, एग्रीकल्चर अगेन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में यूज़ होता है ये। बट ये दोस्तों वर्स्ट केस होगा, जनरली इनके अलग सी फील्ड्स होती हैं, अलग से कॉलेजेस होते हैं। तो IITs के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, ये पहले पता एक समय बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, फर्नेस और बेसिकली समझ रहे हो, मतलब एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें। तो मैन्युफैक्चरिंग, एयरस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, रिसर्च, ये सब चीज़ें ठीक है, बट ये सारी करियर प्रोफाइल दोस्तों बहुत लिमिटेड हो चुकी है। तो इसके अंदर भी दोस्तों स्कोप बहुत ज़्यादा कम है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, सर मैं तो IIT बॉम्बे में मेटा ले सकता हूँ। IIT बॉम्बे में मेटालर्जी लेने का क्या फ़ायदा है, मैं बहुत सिंपल सी बताता हूँ। IIT बॉम्बे एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे, या दिल्ली, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो सबके लिए ओपन होती है। तो आप सोच के देखो, एक अच्छा हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, आप मेटलर्जी के अंदर है, आपने वहाँ पे 4 दिया कॉलेज में जा करके, 9.5 आपकी CPI है, आपने कल्चरल स्पोर्ट्स वगैरह मचा रखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हो आप लोग, आपका रेज्यूमे अच्छा बन गया। तो एक फाइनेंस की कंपनी आती है जो सबके लिए ओपन है, आपने उसका टेस्ट दिया, आप उसमें एलिजिबल हो गए, और आपने टेस्ट दिया और आपने 4 दिया उसको, तो ये चीज़ें अच्छी होती है। तो मेटलर्जी वगैरह के अंदर, मेटलर्जी के अंदर फ़ायदा नहीं है। तो मेटलर्जी अगर बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रही है तो सोच सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, न्यू एंड इमर्जिंग ब्रांचेज इन IIT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये कुछ कॉलेजेस ने स्पेसिफिकली ओपन किया। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो दोस्तों जोधपुर की DSAI में गया है, राइट। तो IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT रुड़की, इन 5 इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये सारी चीज़ें ये आई हैं। और इसके अंदर क्या है देखो,
ये बेसिकली सबसेट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, मगर कंप्यूटर साइंस के तो इतने ज़्यादा कोर्सेज नहीं हो पाते थे, तो इसको अलग से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाने के लिए ये अलग से बना दिया है। तो इसमें क्या होता है, एआई रिसर्च होती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं पाइथन और आर के अंदर, ठीक है। आर बेसिकली डेटा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नॉलेज ऑफ एमएल फ्रेमवर्क, टेंसर फ्लो, पाईटर्च, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और इसकी जॉब्स है ना दोस्तों बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग को फाइनेंस के अंदर भी जॉब लगेगी, और देखो सबसे हाई पेइंग जॉब फाइनेंस की होती है, एल्गोरिथमिक ट्रेडर हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, ये सब चीज़ें बेसिकली कंप्यूटर साइंस और एआई वगैरह से होती है और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग से होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है दोस्तों, मेरे हिसाब से प्रेफर करनी चाहिए हर एक बच्चे को। ये जो मैं बताया ना डीएससी, ये देखिए आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, इसमें आईआईटी उसका गांधीनगर का, उसका जोधपुर का नाम नहीं लिखा हुआ, जोधपुर में भी है ये भी, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये दोनों ही ब्रांचेस दोस्तों आप लोग प्रेफर कर सकते हो, 4 साल बाद इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी पक्का, ठीक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ये आईआईटी कानपुर, दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, मद्रास में है, ठीक है। ये ऑब्वियसली दोस्तों देखो आईआईटीज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि यार जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये चेंज की निशानी है। आप देखिए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये भी एक अपकमिंग ब्रांच है, ठीक है, अपकमिंग चीज़ है, अगले 4 सालों में इसकी बहुत वैल्यू होने वाली है, तो अगर आप ये ले सकते हो तो ले लेना भाई, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नहीं था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। फिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्टील ब्रांच है और बहुत बढ़िया इसके अंदर करियर ऑप्शन होते हैं। टफ होती है थोड़ी सी, मैथमेटिकल होती है, बट आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। दिल्ली, गुवाहाटी, बीएचयू, कानपुर, इन सब में है ये। कुछ जगह बीएस है, कुछ जगह बीटेक है, तो वो देख लेना, ठीक है। बीटेक आप लोग प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तक रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया है, तो अब आगे की चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि जेईई मेन और एडवांस के बेसिस पर क्या कॉलेज मिलेगा। अच्छा, इस बार दोस्तों जोसा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है जेईई मेन की रैंक के बेसिस पर 4 राउंड्स हैं और जेईई एडवांस के बेसिस पर 5 राउंड्स हैं। तो ये दोस्तों एक नई अपडेट है जो आप लोगों को मिलेगी। ऑल्दो आप लोग हमारे कॉलेज और कॉलेज प्रेडिक्टर के साथ पूरी की पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कैसे आप लोगों को कौन सी कॉलेज और ब्रांच मिल सकती है, और फिर ये चीज़ मतलब कैसे जाओगे आप सीधा लिंक के अंदर, मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग बिल्कुल आलसी हैं मोबाइल ऐसे लेके तो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आलस ज़्यादा आ रहा है तो बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जा सकते हो, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में और अपना कॉलेज प्रेडिक्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों अनअकैडमी रैंकर रिवॉर्ड, अगर आप लोगों के रिजल्ट में अनअकैडमी ने योगदान दिया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक और लिंक अवेलेबल है रैंकर रिवॉर्ड का। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई की है या फिर अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर के साथ पढ़ाई की है तो प्लीज़ डू शेयर योर रिजल्ट एंड यू कैन गेट अ चांस टू विन अप टू 1 करोड़ रुपीज़। और दोस्तों 5,000 रुपये तो मिलेंगे ही सही। और बाकी हाँ ये चीज़ ज़रूर है, अगर दोस्तों हम लोगों ने रिजल्ट आपका मतलब मेरा भी योगदान है आप लोगों के रिजल्ट के अंदर, तो आधा पैसा आप मुझे भी भेज सकते हैं, ठीक है। यूपीआई डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी अपकमिंग बैचेस हैं दोस्तों, 14 जून को ये हमारा अमेजिंग बैच आ रहा है। पीजे लाइव कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों टोटल मिला करके बढ़िया अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीजे लाइव कोड, ये तो एमआरपी है दोस्तों, इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है अभी ऐसा शायद। तो प्लीज़ जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। और अगर आप अनअकैडमी के सेंटर्स पर ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 जून से नए बैचेस चालू हो रहे हैं दोस्तों, जेईई और नीट सभी के बैचेस, और अफोर्डेबल फ्लैट प्राइसिंग यहाँ पे आप लोग को मिल रही है। आप लोग सोचते होंगे कि सेंटर्स पे जाना मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, हर एक सेंटर पे दोस्तों लेस देन 1 लाख रुपये फीस है। तो आप लोग जाइए, मेरा रेफरेंस यूज़ कीजिए कि हम पीजे सर के रेफरेंस से आए हैं, आप लोग को बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक इट, प्लीज़ डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।